आम जनता के टैक्स के पैसे से जा रहा है, आपको वेतन मिल रहा है, उसमें से आप कह दो भाई मेरा तो काम 20,000 में चल जाएगा, तो मैं क्यों इतना पैसा लूँगा। इस तरह बेतुकी बातें करते हुए आप खुद ले रहे हो और दूसरों को आप ज्ञान बांट रहे हो। वो कमेटी एनपीएस में सुधार के लिए है, जिसको देश का 1 करोड़ एनपीएस कर्मचारी उसको रिजेक्ट करता है। आप एक वैकेंसी निकालो, 20,000 में एमपी एमएलए तैयार हैं। 2004 के पहले, 2005 के पहले, 2008 के पहले, ये क्या खेल खेल रही सरकार। जिस सरकार के पास देश के सैनिकों के पैसे, उसको शर्म में डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। उसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हम वोट की छोड़ देंगे। वो वचन कहाँ है, 7 साल हो गए हैं। वो आप पत्र कहाँ मनमोहन सिंह को लिख रहे थे, एक बार पलट के लीजिए, देख लीजिए। पुरानी पेंशन योजना बहाली एक ऐसा मुद्दा रहा है जो हमेशा से सुर्खियां बटोरता है, फिर वो दिल्ली का जंतर मंतर रहा हो या फिर लोकसभा चुनाव रहा हो। लोकसभा चुनाव हुआ और वोट फॉर ओपीएस जैसा प्रोग्राम चलाया गया और परिणाम आपके सामने है कि किस तरह से सत्ता पक्ष इस बार नाकाम रहा है पूरी बहुमत से जीतने के लिए। और ओपीएस का है और अटेवा है जो इसका यही कहना है कि जब तक ओपीएस पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती है तब तक हम दम नहीं भरेंगे। अगर बात करें हम सरकार की, तो सरकार भी ये बात आज कह चुकी है कि अब जो पुरानी पेंशन है वो मुमकिन नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अटेवा राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इन सारी चीज़ों पे उनकी क्या राय है। विजय बंधु जी, हाल ही में खबर निकलकर सामने आई है जिसमें ये बात कही गई है कि ये जो पुरानी पेंशन है ये अब मुमकिन नहीं, और ये कहा गया है वित्त सचिव के द्वारा, तो इस पर आपका क्या कहना है। देखिए, वित्त सचिव साहब टीवी शोभनाथन साहब ने बात कही है, ठीक है, उन्होंने बात कह दिया है, मैंने उनकी बात को सुन लिया, लेकिन मेरे भी कुछ सवाल हैं। आप खुद ओल्ड पेंशन में हो, तो अगर आम नागरिक का इतना चिंता है तो आप पहले खुद कहिए कि मैं इसको विड्रा करता हूँ, मैं नहीं लूँगा। 2,25,000 आपका वेतन है, आम जनता के टैक्स के पैसे से जा रहा है, आपको वेतन मिल रहा है, उसमें से आप कह दो भाई मेरा तो काम 20,000 में चल जाएगा, तो मैं क्यों इतना पैसा लूँगा। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर ज़मीनों की बहुत बड़ी समस्या है, मकान की बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर 4 टाइप का बंगला उनके पास है, जहाँ पर लोगों के पास एक कमरा नहीं, वहाँ इतना बड़ा बंगला क्या करेंगे लेकर के। और दिल्ली के लोगों को बहुत सारी ज़मीनें मिल जाती। तो इस तरह बेतुकी बातें करते हुए आप खुद ले रहे हो और दूसरों को आप ज्ञान बांट रहे हो। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आप शुरुआत करिए इस देश के लिए, आम नागरिकों के लिए। आप खुद छोड़िए, फिर कुछ बात कहिए तो मेरी समझ में आए भी। आज मैं बता रहा हूँ, पूरे देश के अंदर जब से उनका ये बयान आया, पूरे देश के अंदर थू हो रही है कि आप कौन भाई ओपीएस लेने वाला एनपीएस खूबी कैसे बता सकता है। या तो वो खुद कहें कि हम एनपीएस लेंगे तो आप लेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं है। और मैं तो जानता हूँ ये उनका बयान नहीं है, ये हम भी समझ रहे हैं, ये सरकार का बयान है। सरकार ने उनके मुँह से, अपने मुँह के बजाय उनके मुँह में अपनी आवाज़ डाली है और वो मजबूर हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैंने आज फेसबुक पर लिखा, गवर्नमेंट सर्वेंट आप भी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हम हैं। एक देश में 2 नीति कैसे हो सकती है, तो उसका कोई मतलब नहीं। और दुर्भाग्य लेकिन ये है कि एक कमेटी बनाई गई और पूरे देश के अंदर एकदम बढ़िया उछाला गया कि सरकार बहुत चिंतित हो गई। कमेटी, मैं पहले दिन से और आज भी कह रहा हूँ, वो कमेटी ओपीएस के लिए नहीं है, वो कमेटी एनपीएस में सुधार के लिए है, जिसको देश का 1 करोड़ एनपीएस कर्मचारी उसको रिजेक्ट करता है, उस कमेटी को अस्वीकार करता है। और जिस कमेटी का चेयरमैन हो और वो कमेटी को रिसर्च करने के लिए दिया गया है, उसका बयान पहले आ जा रहा है। इसका मतलब क्या परिणाम होगा। तो ये कमेटी का खेल बंद करे सरकार, और जो तमाम संगठनों के लोग हैं जो कमेटी खेल करवाते, देश का नौजवान जो एनपीएस पीड़ित है, वो आपको बिल्कुल इस दिशा में आपको अपराध जो आप कर रहे हैं उसमें क्षम नहीं करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आपको इतनी शुभचिंता है तो आप अपनी शुरुआत करिए। लगातार बात करने पे ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि लगातार ये सरकार भी ये बात कहती है कि जो सब्स्टिट्यूट है एनपीएस में, अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूट दिया जा रहा है कर्मचारियों को, तो लेकिन कर्मचारी सब्स्टिट्यूट से खुश क्यों नजर नहीं आ रहा, आखिर क्या है वो सब्स्टिट्यूट में। देखिए, हमने पहले भी कहा, अभी कह रहा है, हमारा आंदोलन एनपीएस में सुधार और संशोधन के लिए नहीं, हमारा आंदोलन, संघर्ष, परिश्रम, खून पसीना इस देश में हूबहू पुरानी पेंशन की बहाली है और हम उसी पे डटे हैं, उसी पे डटे रहेंगे। सरकार कहती है, बड़ी अच्छी बात, सरकार कहती है सब्स्टिट्यूट ले लें। मैं एक सब्स्टिट्यूट देता हूँ इस देश के लिए, इस देश के माननीयों के लिए, कि आप 2.5 लाख रुपए वेतन पाते हो, भत्ता लेते हो अलग से, आप एक वैकेंसी निकालो, 20,000 में एमपी एमएलए तैयार हैं, तो हम भी सब्स्टिट्यूट दे देते हैं, आप आओ ना। दूसरों के लिए सब्स्टिट्यूट, अपने लिए। इतना कोरोना काल आया जिसमें कर्मचारियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। जिन परिवारों के लोग अपने परिवारों को नहीं छुए, ये हमारे नर्स, डॉक्टर, राजस्व कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, इन सब ने सेवाएं दी हैं। उस समय सब्स्टिट्यूट की बात क्यों नहीं की गई।
उस समय कहा नहीं कहा गया कि मैं माननीय हूँ तो मैं तो सब पहले जनसेवक हूँ, मुझे जाना चाहिए, मरीज मर रहा है तो मैं सेवा करूँगा, आप तो सरकार गवर्नमेंट सर्वेंट आप बैठो अंदर। तब सब्सिट्यूट की बात नहीं होती। सब्सिट्यूट की कोई नहीं, हू बहू ओपीएस चाहिए। इस देश के राजनेता, इस देश के नौकरशाह इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। एनपीएस में तो बातें स्टॉक की भी हो रही है और स्टॉक से आप जरूर जानते होंगे कि कभी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो जा रहा है तो कभी घाटा हो जाता है, लेकिन मुनाफे के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो देखा जाए अगर स्टॉक में आपका पैसा लगाया जाएगा तो अगर आपका मुनाफा हो गया तब तो फ़ायदा एम्प्लॉयज़ का ही होगा ना। भारत देश जो है, मेरी अपनी जानकारी है 97% का स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं। 97% आबादी इस बार, हाँ 3% 4% हो सकते हैं, तो 3-4% वो स्टॉक मार्केट में जाते हैं जिनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है उसकी चिंता नहीं है, पैसा लगाना कहाँ है। यहाँ तो एक बेचाराई की सैलरी है, उसी में उसको दवा, उसी में माँ के चश्मे, उसी में अपने बच्चों के फीस, उसी में घर, उसी में मकान, उसी में दवा दारू जो भी चीज़ें हैं, दवा मीन्स हमारा दवा सेशंस है, और उसी में वो तमाम सारी अपनी ज़िंदगी की योजनाएं अपने परिवार करता है। तो वो कहाँ स्टॉक मार्केट जा रहा। इस समय महंगाई की जो मार है, जो तनख्वाह वेतन पाने वाला व्यक्ति है वो अपने तनख्वाह से अपने परिवार को चला ले तो फिर शेयर मार्केट में जाएगा वो। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि 2005 के पहले के जो एम्प्लॉय हैं उनकी तो ओपीएस जो है वो बहाल हो चुकी है, लेकिन आगे के जो कर्मचारी हैं और उसके बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग करके रखी है, किस तरह से उनको ओपीएस मिलेगी इस बारे में? देखिए 2004 के पहले, 2005 के पहले, 2008 के पहले ये क्या खेल खेल रही सरकार। अरे आप एक निर्णय दो कि इस देश में एक विधान चलेगा। अगर एनपीएस है तो एनपीएस, ओपीएस ओपीएस, नीति बनाने वाले ओपीएस में रहेंगे, जो दूसरे हैं वो एनपीएस में रहेंगे। एक नीति 2005, 8, 7 खेला ना खेलिए, एक साथ आप बोलिए कि 2004 के पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश में लागू थी उसको हम लागू करते हैं। और तब ये बात मैं और जोर लगा कहता हूँ, जब आप कहते हो हम दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, जब हमारे पास 47 में खाने को नहीं था, राशन नहीं था, तब कर्मचारियों को पेंशन दी गई। आज हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं। अभी तो कहा जा रहा है कितनी ट्रिलियन की हो रही है, अभी तो तीसरी बताने जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बताए। तो दोहरी बातें कैसे हो। हम एक तरफ मजबूत भी होते जा रहे हैं, एक तरफ हमारे पास पैसे नहीं, देश के सैनिकों के लिए पैसे नहीं है। जिस सरकार के पास देश के सैनिकों के पैसे, उसको शर्म में डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अग्निवीर जैसी व्यवस्था। और अभी आपने परसों या कल आपने देखा होगा, एक व्यक्ति आया वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों से कह रहा हूँ, अग्निवीर इस देश की व्यवस्था के खिलाफ है, इस देश की सुरक्षा के खिलाफ हो। कल्पना करो जिस आदमी को ट्रेनिंग पूरी मिल गई और उसको पता है कि 4 साल बाद नौकरी से हम बाहर हो जाएंगे। ऐसा ईश्वर ना करे किसी की सद्बुद्धि आए, लेकिन ये सरकार अपने देश की सुरक्षा को भी दांव पे लगा दी है अग्निवीर के माध्यम से, और उसके उदाहरण सामने आने लगे। तो आप पेपर लीक आप कर रहे हो, आप अग्निवीर ला रहे हो। 343 सीटों की भी वैकेंसी निकली थी, आपको भी पता होगा। 4 जून को पूरी भर ली गई, 5 जून नहीं बीता, पूरी वैकेंसी आ गई 543 की। उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई इलेक्शन लीक नहीं हुआ। आपका तो उसी दिन आ जाएगा। बाकी देश का नौजवान पहले फार्म भरे, फिर वैकेंसी के लिए संघर्ष करे, उसके बाद फिर परीक्षा के लिए संघर्ष करे, फिर रिजल्ट आए तो ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करे, ज्वाइनिंग हो जाते वेतन के लिए संघर्ष करे। ये क्या तमाशा बना रखा गया है। हर चीज़ में आप जो देश के लिए आएगी उसमें समस्या है। आपको बढ़ाना है वेतन भत्ते, थपथपा के बढ़ा लिया आपने। एक भी कटौती कोरोना काल में माननीयों की नहीं हुई थी। लोकसभा चुनाव में तो वोट फॉर ओपीएस का असर देखने को मिला ही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने बना के रखी, क्योंकि ऐसा कई बार कहा गया है कि इस बार विधानसभा चुनाव के पहले हमारे प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ है वही ओपीएस को बहाल करेंगे। नहीं, हमारी ऐसी रणनीति है। और एनएमओपीएस का, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मेरे पूरे देश की प्लानिंग है। और अभी जल्दी ही कई राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और तमाम राज्यों के और हैं। उसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हम वोट की चोट देंगे। हम वोट की चोट जब बात करते हैं तो हमें गैर कानूनी नहीं बता सकते, क्योंकि संविधान में हमें वोट का अधिकार दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि आपके पास एक हथियार है जो आवाज़ भी नहीं करता और आप अपनी चीज़ों को बदल लेते हैं। तो हमारा अगर हक छीना गया है तो हम वोट की चोट मारेंगे। और वोट की चोट हमारा अभियान पहले भी था, अब भी है, और आने वाले टाइम में इसका बहुत व्यापक असर पड़ेगा। रही बात उत्तर प्रदेश की आपकी 27 की विधानसभा चुनाव की,
तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़े अदब और बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ, आपने एक पत्र लिखा था हमारे पक्ष में, हम सब ने उसका स्वागत किया था। आप उस पत्र को याद करिए। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की एक ही बात कहता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये वचन कहाँ है, 7 साल हो गए हैं। वो आप पत्र कहाँ मनमोहन सिंह को लिख रहे थे, एक बार पलट के लीजिए, देख लीजिए। तो अगर आप बहाल करते हैं तो मैं कहता हूँ, मैं पार्टी और किसी नेता से नहीं, हम आपका स्वागत करेंगे। आप अगर नहीं बहाल करते तो ये बुद्धिजीवी समाज, ये पढ़ा लिखा तबका, एक नौकरी पेशा तबका और देश में तमाम नौजवान जो निजीकरण से प्रभावित है, वो 27 में बोर्ड की चोट से आपको बाहर करेगा। हाँ, जब हम आपको बाहर करेंगे तो आपको पेंशन दे के विदा करेंगे। जहां एक तरफ सरकार द्वारा ये बात कह दी गई है कि ओपीएस अब मुमकिन नहीं है, वहीं जो कर्मचारी हैं और अटेवा के जो पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि पेंशन उनका हक है और वो अपना हक लेकर रहेंगे। लोकसभा चुनाव में आपने परिणाम देखा ही है और अब आप देखेंगे कि 2027 का चुनाव है उसमें क्या कुछ होता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं बदलकर, आप देख रहे हैं अटल टीवी।